असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल हमने कुंवर सिंह जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आज बात मैं एक मोमिन की करूंगा। रोहिला पठान था वो, नवाब बहादुर बरेली वाले। नवाब बहादुर बरेली के एक जो संघर्ष उन 1857 में हुआ, उसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इनका जन्म रोहिला खंड में हुआ। सरदार हाफिज रहमत खान के ये वंशज है और उनका जो बेटा था जुल्फिकार अली खान, ये नवाब बहादुर का पिता था। अब ननिहाल कटेहर में कहा जाता है इसका, लेकिन अपने पिता के कहने पर ये बरेली आ गए। कटरा की कमाल की बेटी मुमताज से इनका निकाह हुआ। ये खान बहादुर बरेली के सदर न्यायाधीश भी बाद में बने। खान बहादुर अब 2 पेंशन ले रहे थे। एक तो ब्रिटिश सरकार के न्यायाधीश पद से ये निवृत्त हुए थे, और वो चाहे छोटी सी हो, लेकिन नवाब हफीज रहमत के वो वंशज भी थे, है ना। तो दोहरी पेंशन ये खा रहे थे। 21 मई 1857 बरेली में सुबह 11 बजे हमारे राष्ट्रवीरों ने तोप चला के आने वाले लड़ाई का आगाज किया। इतवार होने की वजह से गोरा अपने बंगलो, अपनी कॉलोनी में ही था। सुबह अभी तक पहुंचा ही नहीं था घंटा बजाने। तो ये तोप का गोला कॉलोनी के एक घर पर हमारे राष्ट्रवीरों ने दाग दिया। कॉलोनी में जाहिर है हड़कंप मचा। गोरों की लाशें उस कॉलोनी में बिछ गई। गोरे तुरंत वहां से अपना परिवार लेके नैनीताल भाग गए। रात आते आते बरेली पूरा का पूरा 21 मई को अंग्रेज मुक्त हो चुका था। फिर रात को खान बहादुर ने बरेली की बागडोर अपने हाथ में ले ली। 21 मई को वैसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 28वीं पलटन और मुरादाबाद की 29वीं पलटन ने खुले तौर पे स्वतंत्र का तो ऐलान ही कर डाला था। वहां भी लड़ाई हुई, मारकाट हुई, लेकिन इस तरह से रोहिला खंड पूरा का पूरा 21 मई को स्वतंत्र घोषित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस रोहिला खंड में पठान भी भारी तादाद में बसे थे। वो तो आक्रांता की सीरीज में मैं आपको डिटेल दे चुका हूं कि ये रोहिला खंड में पठान कैसे बसे थे। कई बार मराठों से भी ये जबरदस्त पीटे हैं। तारीख है 22 मई। 22 मई को 4-5 शहरों का खजाना हमारे राष्ट्रवीरों के हाथ लग गया। खान बहादुर ने वक्त खान के नेतृत्व में अपनी 16,000 की सेना भेज दी। उस स्वतंत्र रोहिला खंड में आज 5,000 घुड़सवार, 25,000 सैनिकों की नई भर्ती तुरंत नवाब ने कर डाली। अगले 10 महीने तक रोहिला खंड स्वतंत्र बना रहा। फरवरी 1858 में जब कानपुर और लखनऊ में गोरों ने अपना वर्चस्व पुनर्स्थापित किया, जो नाना साहब तभी स्वतंत्र रोहिला खंड में ही चले गए थे। अब नाना साहब बरेली पहुंचे 25 मार्च को। तो जाहिर है बरेली हमारे स्वतंत्र युद्ध का प्रमुख केंद्र
वहीं से बन गया 25 मार्च से, क्योंकि नाना साहब वहां पहुंचे थे। उस वक्त मित्रों 1 लाख के करीब स्वातंत्र्य सैनिक हमारे उनके सामने मौजूद थे। गोरों के पास उस वक्त धुरंधर तेज तर्रार अफसर थे, लेकिन अफसर होते हुए भी गोरा अब जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। कारण था राष्ट्रवीरों के पास पहुंची 12 तोपें। इसमें कहते हैं हैविट्जर भी थी, और उनका नेतृत्व कर रहा था खान बहादुर फिरोज खान के पास। और स्वयं नाना साहब तो थे ही, उनके सामने था कॉलिन कैम्बेल। कैम्बेल रोहिलाखंड के चारों ओर घूमकर अंदर प्रवेश करने की योजना बना रहा था। दोनों आमने सामने बने रहे थे। हमारे वीरों ने सिरसी के पास वॉलफोल की सेना पर धावा बोल दिया। वॉलफोल पीछे हटा। बताते हैं कि सिरसी में उसे जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। अब एक और टुकड़ी ने कैप्टन पेनी को मार डाला। यहाँ अंग्रेज बड़े सावध तरीके से अलग अलग मोर्चा बना के आगे बढ़ने लगे, लिहाजा हमारी सेना भी उनमें 10 जगह पे बढ़ गई। इसका फायदा कैम्बेल को हुआ और वो उसने उठाया भी, क्योंकि योजना उसी ने बनाई थी। लगातार आगे बढ़ती गोरों की सेना पर अंतिम प्रहार बरेली में करने का खान बहादुर ने निश्चय कर लिया। 5 मई 1858 नदी के पास राष्ट्रवीरों ने गोरों पर हमला बोल दिया। यहाँ भीषण युद्ध हुआ। ये बरेली के बाहर का अंतिम पड़ाव था। हमारे वीरों ने बहुत साहस और शौर्य दिखाकर कैमरन और वॉलफोल इन दोनों को गंभीर घायल कर दिया। दया माया सद्गुण विकृति ना दिखाते हुए जो सामने आया उसे इन्होंने मार डाला। कहते हैं कि वहां पे लाशों का अंबार लगा दिया था हमारे मोमिन राष्ट्र वीरों ने। अंग्रेजों को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। भागते हुए सिखों को बहुत साल के बाद जनता ने देखा। कैम्बेल उनके पीछे था। जैसे 5 मई को उनको हार मिली, कैम्बेल रुका नहीं। ये कैम्बेल की सबसे महत्वपूर्ण चाल थी। 6 तारीख को उसने प्रतिहल्ला कर दिया। मुकाबला वहां भी तगड़ा था। उसी बीच दोपहर को 4 बजे के आसपास मुरादाबाद से एक गोरों की पलटन कैम्बेल के पास पहुंची। जैसे ये ताजा तरीन सोजिर कैम्बेल के पास पहुंचे, कैम्बेल ने अपनी सारी फ्रंट लाइन ऑफ अटैक जो होती है उसको इन सोजिरों से रिप्लेस किया। चमत्कार हो गया। लगातार 2 दिन से मैदान में लड़ रहे हमारे वीरों के सामने अब मुरादाबाद से आई ये ताजा तरीन अंग्रेजी सोजिर सामने खड़े थे। यही वो समय था। पूरे युद्ध का फांसा कैम्बेल ने तुरंत पलटा दिया। धीरे धीरे हमारे वीर पीछे हटने लगे और बाद में अंग्रेजों ने बरेली अपने हाथ में ले लिया। खान बहादुर अपने साथीदारों के साथ पिलभित चले गए। अब 1858 के शुरुआती महीने जैसे गुजरने लगे तो हमारे वीरों की ये जो सामयिक शक्ति थी ना, वो भी क्षीण होने लगी। खान बहादुर अयोध्या पहुंचे, जहां बेगम हजरत महल के साथ वो नेपाल निकल गए। नेपाल तो उस वक्त पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र था। अंग्रेजों ने उनसे तहनामा पहले ही कर रखा था। अब कुछ नालायक हमारे कहते हैं कि नेपाल ने गद्दारी की वगैरह वगैरह वगैरह, खान बहादुर को अंग्रेजों को सौंप दिया। क्यों भाई, क्यों? ये सोच क्यों है? खान बहादुर तो मुल्ला मौलवियों के साथ मुस्लिम उम्मा के सपने देख रहा था। हाँ, बुड्ढे बहादुर शाह को उसने अपना गुरु माना था। भारत में इस्लाम की सत्ता चाहता था। पूरा जहां तुम पर गालिब कर दिया गया है। यानी उसको मौका नहीं मिला तब तक अंग्रेजों की खान बहादुर चाटता रहा। जब उसे मौका दिखा तुरंत मुस्लिम उम्मा की चाहत उसके मन में जग गई।
और जब हारा तो वहां मरते दम तक नहीं रुका, भागा। और भागा कहाँ? नेपाल। क्यों? ईरान, अफगानिस्तान, दुबई, ओमान, मस्कट, अरबों के पास क्यों नहीं गया? ये सोचने वाली बात है। नेपाल नरेश ने अपने ट्रीटी के तहत उसको अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया। अब ये ट्रीटी जब पहले ही नेपाल नरेश ने अंग्रेजों के साथ किए तो नेपाल नरेश गद्दार कैसे हो गया भाई? यही है वो मित्रों गलत परिप्रेक्ष्य, यही है वो गलत परिप्रेक्ष्य गढ़ने का काम गत 100-125 साल से यहाँ भारत में हो रहा है, जिसे वामपंथी और हमारे चच्चा ने इस झूठ को परवान चढ़ाया है। अंग्रेजों ने खान बहादुर को लेकर उस पर मुकदमा चलवाया। आखिरकार 24 मार्च 1860 को बरेली के जेल में खान बहादुर को फांसी पे लटका दिया गया। आज वो भी पीर बन के वहां पे बैठा हुआ है। इस्लाम तो मज़ार मानता ही नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में नालायक सूफी कुत्तों ने अपनी मज़ारे हमारे देश भर बिछा दी है। वो बहराइच रोड पे तो कई 100 मज़ारे हैं, आप हैरान हो जाओगे। अब चलो वो छोड़ो, अभी याद आया, लखनऊ रेलवे स्टेशन के ट्रैक पे बीच में भाई 2 मज़ारे हैं। बहुत सारे जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के सुनने वाले हैं, कृपया मुझे बताओ मैं अगर झूठ हूँ। लखनऊ रेलवे स्टेशन के ट्रैक के बीच में 2 मज़ारे हैं, और ये मैं बताऊं, ये कोई संत महात्मा बिल्कुल नहीं थे। ये तो सीधे साधे गरीब मुजाहिदीन थे जो इस्लाम के प्रचार के लिए हमारे हिंदुओं पे अत्याचार करने यहाँ पहुँचे थे। वहाँ लखनऊ रेलवे स्टेशन का जो इलाका था वो फिर पुराने ज़माने में लड़ाई हुई, हमारे वीरों ने उनको काट डाला। ये भाई बन गया संत। हाँ, चद्दर चढ़ाओ, मन्नत मांगो, चढ़ावा चढ़ो, सब कुछ सेट हो गया है आज। उसके फोटो भी मैं अभी दे रहा हूँ आपके। खान बहादुर ने 1857 की ये जो लड़ाई है, हाँ, इस लड़ाई में हमारे राष्ट्रवीरों का साथ जरूर दिया, लेकिन मैं पहले ही आपको एपिसोड में बता चुका हूँ कि मोमिनों को ये मालूम था कि बिना हिंदू के सहारे हम अंग्रेजों से जीत ही नहीं सकते। बिकॉज आमने सामने की लड़ाई तो हम लड़ते नहीं है ना। हमें तो बस बचपन से ही गद्दारी, पीठ पे छुरा मारना, ऐन मौके पे भाग जाना, चोरी लूट मार यही सिखाया है। हाँ, आवेश में आके जोश में आमने सामने पराक्रम दिखाते हुए लड़ना और मर जाना, ये उनकी फितरत में ही नहीं है। हाँ, इसलिए उनको मालूम था कि जब तक हिंदू मेरे साथ नहीं आएगा, हम दारुल इस्लाम हिंदुस्तान को नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए मैं बार बार लगातार एपिसोड में कहता हूँ कि भाई मोमिन ने हमारे राष्ट्रवीरों का जरूर साथ दिया, लेकिन दोनों का मकसद पूर्ण भिन्न था। ये हमें समझना होगा। हमारे टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में कहीं भी ये लिखा नहीं था। आशा है कि अभी ये जो बदलाव आ रहा है उसमें कुछ सच्ची चीज़ें सामने आएगी। अब तक तो यही कह रहा था कि भाई गंगा जमुना तहजीब के बाढ़ आ रही थी वहाँ पे, गत 400-500 साल से बाढ़ आई हुई थी उत्तर प्रदेश बिहार में, जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी अपने उत्सव हो, हाँ, एक साथ मनाते थे। वो शीर खुरमा क्या खाते थे, ये यहाँ पे आते थे जलेबियाँ खाते थे वगैरह वगैरह। ये बकवास है ना। 1857 का युद्ध हिंदू और मुसलमान ने एक साथ लड़ा, जी जान से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। ये क्या बकवास थी। सबने सुन, हम सब ने ये पढ़ा है 10वीं कक्षा तक। आज हमारी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगे हैं ये सोशल मीडिया की वजह से। अब दिल्ली और कलकत्ता के सूफियों का तथा ये इस्लामी
हुकूमत है ना, उसको हिंदुस्तान में कायम रखने के लिए, मुगल शासन का पुनर्स्थापन करने के लिए ये लोग हमारे साथ लड़ रहे थे। चलो वो जाते जाते अब याद आया वो बुड्ढे की बीवी जीनत के बारे में भी संक्षेप में पता चलो। ये जीनत बहादुर शाह की बीवी थी। इतिहासकार जीनत और उस अवध वाली बेगम हजरत महल को 1857 के अग्रणी नेता के श्रेणी में उनको गिना जाता है। हाँ, ना 3 में ना 13 में। हाँ, लड़ने वालों की घरवाली को हमारी ये महान वीरांगना माता लक्ष्मीबाई के समकक्ष खड़ा करना चाहते हैं। अब बताओ, हमारी माता झलकारी देवी, ये झलकारी देवी के नाखून के बराबर नहीं है ये औरतें। मैंने औरत कहा, मैंने महिला नहीं कहा। उर्दू में अर्थ समझो, आपको पता चलेगा कि मैंने इन दोनों को औरत क्यों कहा। मैंने ना खवातीन कहा ना बेगम कहा, मैंने औरत कहा। चलो आगे जब इस्लाम के बारे में फिर एक बार कोई बात छेड़ेगी तो छेड़ेगा तो बताऊंगा उसका भी अर्थ। हाँ, तो बरेली की ये आधी अधूरी कहानी मैंने जो सुनाई है अभी, इसे विस्तार में हम लोग सुनने वाले हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं बरेली को, लेकिन आज बस ये खान बहादुर की पहचान आपसे करवानी थी। हाँ, सावरकर जी ने बहुत विस्तार से बरेली, बनारस और अजमेर का सत्य अपने ग्रंथ में ऑलरेडी प्रस्तुत किया हुआ है। वैसे जाते जाते ये भी बताना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ कि वीर सावरकर जी का जन्म दिवस 28 मई को हम लोग रक्तदान शिविर लेके आयोजित करते आ रहे हैं गत 20 साल से। क्या आप भी ऐसा कोई उपक्रम चलाते हो क्या? कृपया कमेंट में तो भेज दो। अगर चलाते हो तो उसके फोटो जीमेल पे या व्हाट्सएप पे भेज देने का आप कृपया कष्ट करें। वंदे मातरम।